हमारी आंखों के सामने एक तरह से इतिहास रचा गया है। अगर मान लीजिए 15 साल पहले कोई कहता कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल जीतेगी तो लोग हंसते हैं। विल टू पावर, ये है असली विल टू पावर कि एक इम्पॉसिबल स्टेट को ममता की बेवकूफियों ने ममता बनर्जी अब कम बैक कर पाएंगी। इनफैक्ट आपकी तरह ममता बनर्जी की पार्टी में भी बहुत सारे लोग अब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं कि क्या सरकार है, मतलब कोई आइडियोलॉजी रह गई, डीएमके वहां पर ऐसी खिचड़ी बन रही है कि कोई भी अपने आपको छौंक बना रहा है, कोई भी अपने आपको सब्जी की तरह डाल रहा है। इलेक्शन मतलब केरला में क्या हुआ, जहां पे आप जीतते हैं वो इलेक्शन जायज होता है, जहां हारते हैं वहां मैच फिक्सिंग होती है। ऐसे तो नहीं होता ना, नाचना है आंगन टेढ़ा। मतलब इससे आप भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, बिहार में कदम रखने के पहले नीतीश कुमार छोड़ के चले जाते हैं। लोकसभा चुनाव में घोषणा होते ही ममता बनर्जी इंडी गठबंधन को छोड़ के चले जाती है। दीपक जी ने एक बात कही, हम जनता कहते हुए वो शायद भावा बेस में कह गए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना जाल बजा रही है। अब कल से आप देखिएगा ये चलने लगेगा तो कांग्रेस का जाल जनता बजा रही है। विधानसभा चुनाव 22 में कांग्रेस को वही सीटें अखिलेश जी ने दिया जहां न उनका खाता खुलता था, कांग्रेस का खाता खुलता था। तो ये सारे समीकरणों को आप समझेंगे तो पाएंगे कि इंडी गठबंधन में आज भी अभी लट्ठम लट्ठे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार फिर स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज के चैनल पर भी डिबेट एज यूजुअल काफी धमाकेदार होने वाली है। जी हाँ, टॉपिक वही बंगाल और असम के चुनाव को लेकर विपक्ष का वही रुदाली बिलाप, ये कैसे जीत गए, और फिर वही इलेक्शन कमीशन ने जिता दिया, बीजेपी ने धांधली से कर दी, वोट चोरी हो गई। इसी को लेकर डिबेट चल रही थी भाई साहब। लेकिन अब कांग्रेस और अपोजिशन ऐसा हो गया है मंदिर के घंटे जैसा, हर कोई आता है इनको बजा के चला जाता है। क्यों? ये तथ्य ही ऐसे रखते उल्टे। मतलब अगर आप केरला और तमिलनाडु जीते तो वहां तो इलेक्शन बहुत अच्छे हुए, लेकिन असम और बंगाल में चोरी हुई है। इसी को लेकर स्वाति चतुर्वेदी ने कांग्रेस की अच्छी तरीके से लंका लगा दी। सीनियर पत्रकार है, लेकिन जो हकीकत है उसको बयान करती थी। तो आज उन्होंने अच्छी तरीके से कांग्रेस और तृणमूल की पूरी, मतलब आप ये लगा लो, इतिहास खंगाल के रख दिया और समझा दिया कि आगे इनका फ्यूचर क्या है। तृणमूल तो गई और कांग्रेस भी ऐसी जाएगी। एक और वरिष्ठ पत्रकार वहां बैठे हुए थे, राकेश शुक्ला का भी यही कहना था कि भैया मीठा मीठा तो गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। मतलब जहां तुम जीते वहां तो ठीक, जहां तुम हार गए वहां गड़बड़ हुई है। तो लोगों में ये जो संदेश जाता है, ये गलत संदेश जाता है। लोग समझते हैं कि भैया ये मेहनत तो कुछ करते नहीं है और इलेक्शन कमीशन और सरकार पे ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़ देते। इसी को लेकर डिबेट चलती, काफी जबरदस्त और धमाकेदार थी। अंत तक देखना, पूरी देखना और अपने कमेंट जरूर लिखना। तो शुरू करते हैं धमाकेदार डिबेट। पूरा शपथ ग्रहण देखा होगा, आपको हाईलाइट क्या लगा आज शपथ ग्रहण का? मानक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही टिपिकली मानक तरह का यूनिक सवाल है। हाँ। ये जिसे कहते हैं हमारी आंखों के सामने एक तरह से इतिहास रचा गया है। अगर मान लीजिए 15 साल पहले कोई कहता कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल जीतेगी तो लोग हंसते। मुझे 2014 में बीजेपी के एक नेता ने बताया था कि अमित शाह का सपना सिर्फ यह है कि वो किसी भी तरह से बीजेपी के लिए वेस्ट बंगाल जीते, और तब मुझे भी हंसी आई थी। लेकिन मतलब ये इसे कहते हैं दिस इज रियल पॉलिटिक्स। दिस इज कि आप गिव अप ना करें। इट इज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विल टू पावर। ये है असली विल टू पावर कि एक इम्पॉसिबल स्टेट को ममता की बेवकूफियों ने भी, लेकिन कुछ भी हो, बीजेपी ने वहां पे ऐसी सक्सेस देखी है। और बीजेपी जहां जाके बैठ गई है ना, वहां से उसका हटना बहुत मुश्किल है। एक तरह से हम ममता बनर्जी का अपनी आंखों के सामने हमने एक शपथ देखी, उनके अपने एड की, जिन्होंने उनको 2 बार हराया, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ममता बनर्जी का अंत हो गया है। आप वाकई मानती हैं कि दिस इज द एंड ऑफ ममता बनर्जी? आपको सचमुच लगता है कि बिल्कुल मानक, मैं इसलिए कह रही हूँ ये क्योंकि 2 कारण है। एक तो मैं एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ, दूसरा आप वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखिए। एक बार जब लेफ्ट गया, लेफ्ट वहां चलता रहा, जिसे कहते हैं बंगाल रिफ्यूज टू जॉइन इंडिया, लेफ्ट को नहीं हटाया। उसके बाद लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो गया। और अब आप देखिए ममता बनर्जी ने उसके बाद लेफ्ट पे जिस तरह से अटैक किया और बीजेपी को के लिए गेट खोल दिया, और एक तरह से कांग्रेस का वहां पे हाल देखिए। और मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी अब कम बैक कर पाएंगी। इनफैक्ट आपकी तरह ममता बनर्जी की पार्टी में भी बहुत सारे लोग अब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। स्वाति, दूसरा ये बताइए, एनडीए के सारे मुख्यमंत्रियों, बड़े बड़े मंत्रियों को बीजेपी हर बार ओथ टेकिंग सेरेमनी में स्टेज पर क्यों बुलाती है? क्या मैसेज देना चाहती है वो पूरे देश में? अगेन मानक, बड़ा सिंपल मैसेज है कि जलवा दिखा रहे हैं अपना, दिखा रहे हैं कि भाई हमारे पास इतने बड़े नेता हैं। एक तरफ सवाल, दूसरी तरफ एक से एक। अब हिमंता बिस्वा शर्मा को देखिए, अब किस तरह से वो वापस आए हैं। ये स्टॉर्म बैक इनटू पावर। गौरव गोगोई खुद अपनी सीट हार गए। तो मतलब वो देश को और दुनिया को दिखा रहे हैं। अब तो ट्रंप तक ट्वीट कर रहे हैं जब स्टेट इलेक्शन जीतते हैं, तो वो दिखा रहे हैं दुनिया को और देश को कि भाई वी रूल, वी आर द नेचुरल, इसे कहते हैं नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस। बीजेपी कन्वे कर रही है और ये बहुत बड़ी मैसेज है, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। जो यूपी जीतेगा वही आगे जाके फिर से दिल्ली पे राज करेगा। तो ये बहुत बड़ी मैसेज है। वो दिखा रहे हैं दैट नाउ वी आर द नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस। मैंने जो आज दूसरा सवाल रखा है स्वाति, वो ये है कि शुभेंदु ने शपथ तो ले ली, लेकिन उनकी चुनौतियां, उनके चैलेंजेस कम नहीं है। पर आप ये कह रही हैं कि अब अगर शुभेंदु आ गए हैं, बीजेपी आ गई है, तो जाने वाली नहीं है। बिल्कुल नहीं माना, क्योंकि बीजेपी एक स्पेशल एफर्ट करेगी, जो उन्होंने जैसे नॉर्थ ईस्ट में देखिए किया है, आसाम में किया है, और अब बंगाल में करेंगे कि कुछ भी हो जाए। जो अभी हम सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल की फाइनेंसेस की हालत बहुत खराब है, एम्प्लॉयमेंट हो, इंडस्ट्री हो, कुछ है ही नहीं।
बीजेपी को एक से कहते हैं चैलेंज है अब दिखाना। और आप देखिए कई इंडस्ट्रियलिस्ट ऑलरेडी दबी जबान में कह रहे हैं कि हम वापस आएंगे। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, शुभेंदु अधिकारी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्हें एक प्रूव करना है कि नाउ अगर एक बार बीजेपी आ गई है कोलकाता में तो अब वो जाएगी नहीं, उसकी घर वापसी हो गई है। अच्छा, तमिलनाडु में जो अब सरकार बन रही है विजय के नेतृत्व में, जिसमें कांग्रेस भी अब ज्वाइन हो गई, लेफ्ट भी ज्वाइन हो गई, वीसीके भी ज्वाइन हो गई, आप इसे इंडिया गठबंधन की सरकार कहना चाहेंगी? क्योंकि मैं तो 2 दिन से सोच रहा हूं, मैं तो कन्विंस नहीं कर पा रहा हूं अपने आप को। माना कि क्या सरकार है, मतलब कोई आइडियोलॉजी रह गई है डीएमके, मतलब वहां पे तो ऐसी खिचड़ी बन रही है कि कोई भी अपने आप को छौंक बना रहा है, कोई भी अपने आप को सब्जी की तरह डाल रहा है। मतलब इट इज बिकम अ जोक। विजय रोज पहुंच जाते हैं गवर्नर के पास बिना नंबर के। मेरा मानना है कि गवर्नर को मौका देना चाहिए था कि विजय को एक मौका देते। अगर सरकार फ्लोर ऑफ द हाउस पे गिरती तो ठीक है, फिर से इलेक्शन होते, प्रेसिडेंस रूल होता। ये जो वहां डेली तमाशा हो रहा है ये ना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, और जो गवर्नर कर रहे हैं ये मुझे लगता है बहुत ही गलत और बहुत ही एंटी डेमोक्रेसी है। ओके, ऑलराइट। अब स्वाति, एक सवाल और जो आज मैंने सवाल रखा है कि ऐसा लग रहा है पूरे देश को 2014 के बाद से अब आदत सी हो गई है इस तरह के शपथ ग्रहण समारोह देखने की, जहां पर बीजेपी या कोई एनडीए का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा होता है, स्टेज पर सारे के सारे एनडीए के और देश के नेता मौजूद होते हैं और उधर से बेईमानी के आरोप लग रहे होते हैं। इंडिया गठबंधन के लिए आगे आने वाला 1 साल 2 साल 2029 तक आप कैसा देख रही हैं स्वाति? मानक नाचना है आंगन टेढ़ा। अगर आप कहते हैं कि अगर हम मान लें कि इसी बायस्ड है, जो कई उसके हमको कई उसके एग्जांपल्स दिखते हैं, तो फिर ऑपोजिशन को सीधे कहना चाहिए यूनाइट। अगर इतने यूनाइटेड हैं और अगर असल में मानते हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन के बाद ये कहना कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, ये इलेक्शन मतलब हम हार गए लेकिन हम असल में हारे नहीं हैं। और हर इलेक्शन मतलब केरला में क्या हुआ, जहां पे आप जीतते हैं वो इलेक्शन जायज होता है, जहां आप हारते हैं वहां मैच फिक्सिंग होती है। ऐसे तो नहीं होता ना, नाचना है आंगन टेढ़ा। मतलब इससे आप देश को कौन सा मैसेज दे रहे हैं? तो आप डेमोक्रेसी मतलब कुछ ना कुछ हो, हम सब लोग भारतीय हैं, नागरिक हैं, डेमोक्रेसी में को मानते हैं। जो ऑपोजिशन का भी हालत है, वो जहां जीतते हैं वहां तो डेमोक्रेसी है, जहां हारते हैं वहां पे मैच फिक्सिंग है। ऐसे नहीं चल सकता मानक। अगर असल में उनको ये बिलीफ है, उनको इलेक्शन बॉयकॉट करना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, सड़कों पे उतरना चाहिए। हमारा ऑपोजिशन कुछ नहीं करता, सिर्फ रोता है। 29 क्या दिखाई दे रहा है आपको, या 27 तक आप वेट करना चाहेंगे उसके लिए? मानक जैसे मैं कह रही हूँ, ये ऑपोजिशन सिर्फ उनको आदत पड़ गई है हारने की, वो सोर लूजर्स हैं और सिर्फ रोते गाते हैं। राकेश जी, मुझे बताइए, आप तो बीजेपी की पॉलिटिक्स को दशकों से देख रहे हैं और विपक्ष की पॉलिटिक्स को भी, क्या ये 2029 को अब डन एंड डस्टेड मान लें यहां से, और दूर दूर तक क्या कोई दिखाई दे रहा है, या इंडिया गठबंधन जैसा कोई गठबंधन आपको दिखाई दे रहा है जो बीजेपी को चुनौती दे सकता है? देखिए, क्या है कि 2024 के बाद ये लगा था कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा आगे चल के, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इंडी गठबंधन की तरफ से वास्तव में नुकसान पहुंचाया गया था। लेकिन जिसको हम कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूंक के पीता है, भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद बहुत अच्छा कोर्स करेक्शन किया। और 24 के बाद के जो विधानसभा चुनाव उनको आप देखिए, उससे आपको क्या लग रहा है, और वहीं इंडी गठबंधन में चले जाइए आप, तो 2024 के बाद से इंडी गठबंधन कहां पे है ये भी देखिए। तो इन दोनों समीकरणों को देखने के बाद क्या आप ये आकलन कर सकते हैं कि 2029 तक इंडी गठबंधन में वो सारे दल रहेंगे जो 24 में थे? अब देखिए, कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस जो है ज्ञानेश कुमार को बेईमान कहती है और द्रमुक जो है कांग्रेस को बेईमान कहने लगी। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और बिहार में कदम रखने के पहले ही नीतीश कुमार जी छोड़ के चले जाते हैं। लोकसभा चुनाव में घोषणा होते ही ममता बनर्जी जी इंडी गठबंधन को छोड़ के चली जाती हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी इंडी गठबंधन को छोड़ के चले जाते हैं। बाद में तर्क ये दिया जाता है कि ये सारा गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव के लिए था। तो यदि लोकसभा चुनाव के लिए था तो फिर अखिलेश जी को यह कहने की क्या जरूरत है कि हम इंडी गठबंधन के साथ हैं और हम साथ मिलकर रहेंगे? तो 2027 में क्या इंडी गठबंधन उत्तर प्रदेश में रहेगा या नहीं रहेगा? तो पहले ये क्लियरिटी होना चाहिए कि लोकसभा के लिए है या विधानसभा के लिए भी है। तो ये पहले सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। जिस परेड ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं मानक जी, वो 50 के दशक से राजनीतिक उथल पुथल और शक्ति प्रदर्शन का केंद्र रहा, चाहे वो वाम दल रहे हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस रही हो। और आज भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, वहां सत्ता, संगठन और गठबंधन का एक जमावड़ा दिखाया है भाजपा ने कि हमारे पास छोटे बड़े जो भी दल हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जो एक सिस्टम देखिए गठबंधन का, संगठन का और सत्ता का, और वहीं जो आप इंडी गठबंधन की बात करते हैं, मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं तो चाहता हूं कि एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष भारत में हो और अच्छे तरीके से हो, क्योंकि सत्ता और विपक्ष जब दोनों मजबूत होते हैं तो मुझे लगता है जनहित के काम बेहतर होते हैं। तो मेरा तो ये उद्देश्य नहीं है। दीपक जी ने एक बात कही, अब मुझे लगता है कहते हुए वो शायद भावावेश में कह गए, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना गाल बजा रही है। अब कल से आप देखिएगा ये चलने लगेगा तो कांग्रेस का गाल जनता बजा रही है। तो ये बड़ा अजीब तरीके की बातें हो रही ना। अब वो कह रहे हैं कि द्रमुक जो है इंडी गठबंधन में नहीं है, और द्रमुक कह रहा है कि भाई साहब कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर पहला सवाल ममता बनर्जी जी के से उठाया गया और ममता जी के स्वर में स्वर मिलाया माननीय अखिलेश जी ने।
उस जैसे वो पहले रखते आ रहे हैं। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव 22 में कांग्रेस को वही सीटें अखिलेश जी ने दिया जहां ना उनका खाता खुलता था ना कांग्रेस का खाता खुलता था। तो ये सारे समीकरणों को आप समझेंगे तो पाएंगे कि इंडी गठबंधन में आज भी अभी लट्ठम लट्ठ चल रहा। और Okay, इंडिया all right. गठबंधन भले ही पावर का एक जोड़ हो, जी। लेकिन ये पावर बैंक का जोड़ जो है उसको जोड़ के चल रहा। देखा आपने किस तरीके से स्वाति चतुर्वेदी और राकेश शुक्ला ने इंडी गठबंधन की अच्छी तरीके से लंका लगा। बुरी तरीके से इनको समझा दे तुम्हारा फ्यूचर कुछ नहीं है, तुम ऐसे लड़ते झगड़ते रहे, क्योंकि इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी है उसकी कोई सुनता नहीं, या फिर राहुल गांधी किसी की सुनता नहीं। वैसी ममता बनर्जी भाई जब इंडी गठबंधन बनना था तो इंडी गठबंधन में सबसे बड़ा पलीता उसी ने लगाया, बाहर हो गई। तो इनका कुछ नहीं हो सकता, बीजेपी को हराना इनके बस की बात नहीं है। तो जैसे कि आपने डिबेट में देखा ही, तो आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।